Hello everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Chapter 2 From Trade to Territory, the company establishes power. We are doing part number 3 of this chapter. We have done part 2, two parts in previous videos. I will mention the links in the description box. So let's get started. कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स. नबोब्स एंग्लिसाइज्ड वर्जन होता है नवाब वर्ड का. एंग्लिसाइज्ड मतलब जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हो लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा हिंदी उसमें हो, तो इट इज़ द एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ नवाब. तो नवाब का मतलब क्या होता था? ऑफ कोर्स इसका मतलब होता था कि कंपनी को ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई है. बट इसका मतलब कुछ और भी होता था कि कंपनी का हर सर्वेंट जो है वो ऐसा सोच रहा था कि वो भी नवाब की तरह रहेगा. हर के विजन में नवाब की तरह रहना था. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपना लैंड दे दें और बहुत ज़्यादा पैसे कंपनी के ऑफिशियल्स को पर्सनल गिफ्ट्स के तौर पर वो दें. रॉबर्ट क्लाइव जो हैं उन्होंने खुद ने बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए थे इंडिया से. वो मद्रास, जो कि अभी चेन्नई जिसे हम कहते हैं, वो इंग्लैंड से मद्रास 1743 में आए थे जब वो सिर्फ 18 ईयर्स के थी. और जब वो 1767 में इंडिया से गए थे तो उनका इंडियन फॉर्च्यून जो था वो बहुत ज़्यादा था. इट वॉज 401,102 pounds. इंटरेस्टिंगली जब उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1764 में, उन्हें कहा गया था कि उन्हें कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन हटाना है और उन्हें खुद को क्रॉस एग्जामिन किया गया था 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि उनकी वास्ट वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी कि उनके पास इतना पैसा कैसे आया. ऑल्दो ही वॉज अक्विटेड, वो निर्दोष साबित हो चुके थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया 1774 में. हाउएवर सभी कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो क्लाइव की तरह इतना पैसा नहीं जोड़ पाए, इतना पैसा नहीं बना पाए. कुछ जो है वो बहुत ही जल्दी मारे गए डिजीज़ और वॉर्स की वजह से. और ये भी सही नहीं होगा कि हम उन सबको करप्ट या डिसऑनेस्ट कहें. सभी करप्ट या डिसऑनेस्ट नहीं थे. कुछ जो थे वो हम्बल बैकग्राउंड से भी थे और वो इंडिया सिर्फ कमाने आए थे ताकि वो ब्रिटेन वापस जा सके और कंफर्टेबल लाइफ जी सके. जो वापस बहुत ही ज़्यादा पैसों के साथ ब्रिटेन वापस लौटने में मैनेज कर लेते थे वो बहुत ही अच्छी लाइफ जीते थे और उन्हें नबोब्स कहा जाता था. मैंने आपको बताया नबोब्स जो है वो एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है इंडियन वर्ड नवाब का. उन्हें जो है अपस्टार्ट्स कहा जाता था, सोशल क्लाइंबर्स कहा जाता था ब्रिटिश सोसाइटी में, और प्लेज और कार्टून्स में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी रूल एक्सपेंड्स. कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ? अगर हम इंडियन स्टेट्स का जो एनेक्सेशन हुआ था, इंडियन स्टेट्स को कब्जे में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसका प्रोसेस देखें 1757 से 1857 का, तो कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखेंगे. जो कंपनी जो है उसने रेयरली ही कोई मिलिट्री अटैक किसी टेरिटरी पे लॉन्च किया. डायरेक्ट मिलिट्री अटैक उन्होंने कभी डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया किसी अननोन टेरिटरी पे, बल्कि वो जो है अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ करती थी उसकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में. जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जो कंपनी थी उन्होंने रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया इंडियन स्टेट्स में. वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे और उनकी जो जॉब थी वो थी कि कंपनी को और इंटरेस्ट वो सर्व करें. रेजिडेंट्स के थ्रू जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो इंटरनल अफेयर्स में भी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. अब वो रेजिडेंट बन गए तो कंपनी ऑफिशियल्स को जो इंटरनल अफेयर्स से अंदर की बातें थी इंडियन स्टेट्स की वो भी पता चलना शुरू हो गया. उन्होंने ये भी डिसाइड करना ट्राई किया कि जो थ्रोन है उसका नेक्स्ट सक्सेसर
कौन होगा, मतलब आगे थ्रोन को कौन सक्सेसर उसका कौन होगा। कभी कभी जो कंपनी है वो स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस में फोर्स कर देती थी। सब्सिडरी अलायंस क्या होता था, जो इंडियन रूलर्स थे उनके पास खुद की आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती थी, वो कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे। लेकिन जो रूलर्स थे उनको जो सब्सिडरी फोर्सेस कंपनी ने दी गई थी प्रोटेक्शन के लिए, उनको उसके लिए पे भी करना पड़ता था और उनका पर्पस भी मेंटेन करना पड़ता था। अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो उनका जो टेरिटरी का एक पार्ट है वो पेनल्टी के तौर पर उनसे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 के बीच, तो जो अवध के नवाब थे उन्हें उनकी हाफ टेरिटरी देने के लिए फोर्स किया गया था कंपनी को 1801 में, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे नहीं कर पाए थे। हैदराबाद भी फोर्स किया गया था टेरिटरीज को सिमिलर, हैदराबाद को भी फोर्स किया गया था टेरिटरीज देने के लिए सिमिलर तरीके से। जो कंपनी होती थी वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी दे देती थी जब उसे लगता था कि उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई हानि पहुंच रही है। ये जो है इसे हम देख सकते हैं साउदर्न इंडियन स्टेट मैसूर में। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के राज में। हैदर अली जिन्होंने 1761 से 1782 तक रूल किया और उनके फेमस बेटे टीपू सुल्तान जिन्होंने 1782 टू 1799 रूल किया। इनके राज में जो मैसूर है उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। जो मैसूर था वो प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंट्रोल करता था। मलाबार कोस्ट के प्रॉफिटेबल ट्रेड को वो कंट्रोल करता था, जहाँ से कंपनी जो है पेपर और कार्डामम को खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर और कार्डामम का जो एक्सपोर्ट था वो स्टॉप कर दिया और जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्हें कंपनी के साथ ट्रेड करने से भी मना कर दिया, यानी उन्हें बोल दिया कि तुम कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और जो इंडिया के अंदर फ्रेंच आए हुए थे उनके साथ अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग किया, उनके साथ फ्रेंडशिप की और अपनी आर्मी को उनकी हेल्प से मॉडर्नाइज कर लिया, यानी नए नए हथियार और नई तरह की टेक्निक्स वो ले आए। अब जो ब्रिटिश थे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने हैदर और टीपू को एक एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर्स की तरह देखा जिन्हें कंट्रोल और क्रश करना बहुत ज़रूरी था। अब वो फ्यूरियस थे, एक तो उनके साथ उनको वो कोई भी ट्रेड का कोई भी सामान, पेपर, सैंडलवुड, जो भी खरीदते थे मलाबार कोस्ट से वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। और ऊपर से फ्रेंच पीपल जो थे इंडिया में उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप और बढ़ा ली। तो अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहे थे कि हैदर और टीपू ये ऐसे रूलर्स हैं जिन्हें कंट्रोल में लेना होगा और उन्हें मारना होगा। 4 वॉर्स, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी मैसूर के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। एक थी 1767 टू 1769, एक थी 1780 टू 84, नेक्स्ट 1790 टू 92 एंड एक 1799 में। जो लास्ट बैटल थी, बैटल ऑफ सेरिंगापटम, वो जो है उसने कंपनी को एक अल्टीमेट विक्ट्री, उसने कंपनी को जीत दिलाई। टीपू सुल्तान जो है वो मारा गया था, उनकी कैपिटल सेरिंगापटम को बचाने में वो मारा गया। मैसूर जो है वो फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी जो थी वोडेयार्स की, उसके अंदर प्लेस कर दिया गया और स्टेट के ऊपर सब्सिडरी अलायंस भी इम्पोज कर दिया गया। यानी कि लास्ट बैटल, जो बैटल सेरिंगापटम, जो टीपू सुल्तान की कैपिटल थी,
वो लास्ट बैटल लड़ा गया था और वो कंपनी की विक्ट्री थी, जो कि 1799 में लड़ा गया था। नेक्स्ट इज वॉर विद द मराठास। अब हम देखेंगे कि कंपनी की लड़ाई मराठास के साथ कैसे हुई। लेट 18th सेंचुरी से जो कंपनी थी वो भी कर्व होती गई और मराठा पावर को इवेंचुअली डिस्ट्रॉय करती गई। उनकी जो डिफीट हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में, जो मराठा का जो ड्रीम था दिल्ली से रूल करने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स में डिवाइड कर दिए गए थे अलग अलग सरदार्स के अंडर, जो अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये चीफ्स जो हैं ये मिलकर जो है एक कॉन्फेडरेसी चलाते थे पेशवा के अंदर। पेशवा जो प्रिंसिपल मिनिस्टर है उसके अंदर, जो कि उसकी इफ़ेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गए थे, जो कि पुणे में बेस्ड थे। जो महर्जी सिंधिया थे और जो नाना फडनीस थे, वो दो फेमस मराठा सोल्जर थे और स्टेट्समैन थे लेट 18th सेंचुरी के। जो मराठास थे उन्हें बहुत ही सीरीज ऑफ वॉर्स में हराया गया था। जो फर्स्ट वॉर था जो 1782 में एंड हुआ ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ। कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, कोई क्लियर विजेता नहीं था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा मतलब इंग्लिश और मराठा के बीच में वॉर, जो कि 1803 to 5 के बीच में चला था, वो अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ा गया था, जिसका रिजल्ट था ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर। जिसका रिजल्ट जो क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो कब्जा है वो ओडिशा के ऊपर हो गया। यमुना के जो नॉर्थ में टेरिटरीज थी जैसे आगरा और दिल्ली, इन पे भी उनका कब्जा हो गया। और जो फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था 1817 से लेकर 1819 का, उसने मराठा पावर को बिल्कुल क्रश कर दिया। जो पेशवा है उसे हटा दिया गया और कानपुर के पास जो बिठूर है वहाँ भेज दिया गया पेंशन के साथ। अब जो कंपनी है उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल था। विंध्यास के साउथ में जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लेम टू पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी पर क्लेम। अब ऊपर के पैराग्राफ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि अर्ली 19th सेंचुरी तक जो कंपनी थी उन्होंने एक अग्रेसिव पॉलिसी जो है अपनी लगा ली थी कि उन्हें पूरे इंडिया पे कब्जा करना है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंदर जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 1823 तक, एक नई पॉलिसी आई पैरामाउंट सी। अब जो कंपनी है उसने क्लेम किया कि उसकी जो अथॉरिटी थी, वो जो राज करती थी वो पैरामाउंट था, वो सुप्रीम था। हेंस उसकी जो पावर थी वो ज़्यादा थी सभी इंडियन स्टेट से। अब उसके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने पे ये जस्टिफाइड था कि वो किसी भी इंडियन किंगडम को अनेक्स करे, उसको उसके ऊपर कब्जा करे। ये व्यू जो है वो बाद में ब्रिटिश पॉलिसीज़ को और भी इसने गाइड किया था। बट ये प्रोसेस भी जो है वो अनचैलेंज नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल जब ब्रिटिश ने एक छोटा सा स्टेट जो है कित्तूर जो कि कर्नाटका में है अब, उस पर कब्जा करने की, उसे अनेक्स करने की कोशिश की, तो जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा लिए और एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू किया। उन्हें जो है 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और उनकी डेथ हो गई 1829 में जेल के अंदर ही। लेकिन रायना एक गरीब सा जो चौकीदार था संगोली जो कि कित्तूर में है, उन्होंने जो है रेजिस्टेंस चालू रखा।
बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश कैंप्स को और रिकॉर्ड्स को, लेकिन उन्हें जो है पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई ब्रिटिश के द्वारा 1830 में। आप जो है इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी केसेस पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बुक में आगे। So it was all about part number 3. We will continue the chapter in next part. Hope you liked the video and understood the concept well. So we will meet in next video. Stay home, stay safe. Thank you.